हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं कमल कुमार आपका आपके चैनल कॉमेट क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वन हमारी जीवन रेखा के पाठ के अभ्यास के प्रश्नोत्तरों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पाठ को मैंने आपको समझा दिया है। आपको इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्नों के उत्तर आज मिलने वाले हैं, जो आपके अभ्यास के प्रश्नोत्तर है बेटा। हालांकि प्रश्न तो हमने पहले भी किए हैं। हालांकि हमने इस अभ्यास में जब कंसेप्ट को पढ़ना शुरू किया था, जब हमने चीजों को सीखना और समझना शुरू किया था, तब काफी सारे प्रश्न थे जिनके उत्तर बताने की कोशिश मैंने वहीं पर की थी। पर अभ्यास के कुछ प्रश्न हैं जो आपसे अक्सर पेपर में पूछा जाता है बेटा। तो आप उनको एक बार देख लेंगे, पढ़ लेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। समझ में नहीं आएगा बेटा तो फिर मुझे आप कमेंट करके बताएंगे, मैं आपको इससे और शॉर्ट समझाने की कोशिश करूंगा। चलिए, अभ्यास के प्रश्नोत्तरों में पहला प्रश्न है, समझाइए कि वन में रहने वाले जंतु किस प्रकार वनों की वृद्धि करने और पुनर्जनन में सहायक होते हैं। यानी आपको वन्य जीवों के फायदे के बारे में बताना है। यानी आपको यहां पर बताना है कि किस प्रकार से वन में रहने वाले जो जीव जंतु है वो हमारे लिए फायदेमंद है, वनों के लिए भी वो फायदेमंद है। चलिए समझते हैं। वन में कई प्रकार के जंतु रहते हैं, बात तो सही है। अगर आप वन में कभी गए हो तो वहां पर अलग अलग प्रकार के आपने जीव जंतुओं को देखा होगा। अगर आप नहीं गए हैं वन में बेटा, तो आप लोगों ने ये तो जरूर सुना होगा कि इस प्रकार के जीव जंतु वन में रहते हैं। यह शाकाहारी हो सकते हैं, मांसाहारी हो सकते हैं बेटा। शाकाहारी जो शाक खाते हैं बेटा, जो कंद मूल फल सब्जियां आदि खाते हैं, और मांसाहारी जो दूसरे जीवों को खाते हैं जहां से उन्हें मांस प्राप्त हो। और कुछ साथ ही बेटा सूक्ष्म जीव भी हो सकते हैं जो चीजों को विघटित करने के लिए जरूरी है। अब कहता है यह वनों में वृद्धि वृद्धि के लिए, वनों की वृद्धि के लिए, उनके प्रजनन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे सूक्ष्म जीव मृत पादपों और जंतु उत्तकों को खाते हैं और उन्हें एक गहरे रंग के पदार्थ में परिवर्तित कर देते हैं, जिसे ह्यूमस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ह्यूमस कहते हैं। अब वो जो सूक्ष्म जीव हैं वो क्या कर रहे हैं? सूक्ष्म जीव क्या कर रहे हैं? वो तो भैया अपना काम कर रहे हैं, खा रहे हैं, सड़ा रहे हैं चीजों को, सड़ाने के बाद गला रहे हैं, और जब वो गल जाता है तो वो मिट्टी में हिस्सा बन जाता है मिट्टी का। तो वही कह रहा है कि वो काम करते हैं। और वहीं पर बात करें, जंतु भी कुछ पादपों को प्रकीर्णित करते हैं, जैसे इधर उधर पहुंचाना, उनके शरीर में चिपक कर बीज वगैरह इधर उधर चले गए, तो वही कह रहा है प्रकीर्णित करते हैं। जंतु का क्षयमान गोबर नवोविध को उगने के लिए पोषक तत्व भी प्रदान करता है। यानी कि जो नए पौधे उगते हैं बेटा, उनके लिए पोषक तत्व प्रदान करने का काम भी करता है ये। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है, समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम में किस प्रकार मदद करते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न बेटा, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ऐसे प्रश्न आपके अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। जो दिनचर्या से संबंधित प्रश्न होते हैं, ऐसे प्रश्न जिसमें कुछ सामान्य ज्ञान मिल रहा हो, ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं बेटा। तो कह रहे हैं समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करते हैं। तो उत्तर में आप लिखेंगे वन वर्षा जल की प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं। यानी कि वनों का मेन कार्य क्या है? वर्षा के जल को प्राकृतिक रूप से अवशोषित कर लेना। बहुत सारा जल बेटा, क्योंकि आपको पता है वनों में बहुत सारे पेड़ होते हैं और पेड़ की बेटा बहुत गहराई में जमीन में जड़ें होती हैं, और उन जड़ों की वजह से, पेड़ की वजह से आप कह सकते हो आसपास में बहुत सारे छोटे 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 छेद बन जाते हैं। उन छेदों के जरिए जल जो है वो अंदर चला जाता है जड़ों से नीचे की तरफ, और कहीं ना कहीं जल अवशोषित हो जाता है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे बेटा, तो मिट्टी की जो ऊपर वाली परत होगी वो बहुत ज्यादा कठोर हो जाएगी और जल जल्दी अवशोषित नहीं हो पाएगा। तो वही कह रहे हैं क्या, वन वर्षा के जलों के प्राकृतिक अवशोषक का कार्य करते हैं और उसे अवस्रावित होने देते हैं। यह वर्ष भर भौम जल स्तर को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। वर्ष भर मतलब पूरे साल भर। वह न सिर्फ बाढ़ों को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं, बल्कि नदियों में जल के प्रवाह को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अब कहोगे नदियों में कैसे? उन्होंने तो जल को या पानी को अवशोषित कर लिया, फिर नदियों में कैसे? तो बेटा वनों की वजह से क्या होती है? बारिश होती है, और बारिश की वजह से क्या होते हैं? नदी नाले फिर से भर जाते हैं। तो वही कह रहा है इस प्रकार से वो मतलब मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, जिससे हमें जल की सतत आपूर्ति मिलती रहती है। यानी कि हमें साल भर, सतत मतलब सालों साल हमें जो है पानी मिलता रहता है। इसके विपरीत यदि वृक्ष ना हो, अगर मान लीजिए आपके पास वृक्ष नहीं है, आपके आसपास में वृक्ष ही नहीं है, तो क्या हो बताओ? यदि वृक्ष ना हो तो वर्षा जल सीधे भूतल पर गिरकर आसपास के क्षेत्र में भर सकता है।
अब सीधे जमीन पर बैठेगा और पानी नीचे अवशोषित तो होगा नहीं, तो उसकी वजह से आसपास में सड़कों पर, सड़क में तो वैसे भी सीमेंट होता है बेटा, वहां से कहां पानी नीचे जाने वाला है, तो पानी पानी हो जाएगा बस। तेज वर्षा मृदा की ऊपरी उपजाऊ परत को भी क्षति पहुंचा सकती है। वृक्षों तथा अन्य पौधों के मूल सामान्यतः मृदा को एक साथ बांधे रखते हैं, लेकिन उनकी अनुपस्थिति में मृदा वर्षा जल के साथ बह जाती है, अर्थात उसका अपर्दन हो जाता है। इसे कहते हैं मृदा का अपर्दन। इससे नुकसान क्या है बेटा, वहां की जो मृदा है, वहां की जो मिट्टी है, उसकी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। उपजाऊ क्षमता कम होने की वजह से क्या होगा, पेड़ पौधे नहीं उग पाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा और हमें कंद मूल फल इत्यादि नहीं मिल पाएगा। तो कहीं ना कहीं सब में नुकसान हमारा ही है। तो पेड़ बचाओ जीवन बचाओ, क्यों, सही बात है कि नहीं है। चलिए अब कहते हैं कि अपघटक किन्हें कहते हैं, यानी अपघटक किन्हें कहा जाता है। इनमें से किन्हीं दो के नाम बताइए। ये वन में क्या करते हैं, अपघटक, नाम तो सुना ही होगा आपने। अपघटक क्या होते हैं, पादपों और जंतुओं के मृत शरीर को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले जीव को हम अपघटक कहते हैं। यानी कि ये एक नंबर का प्रश्न बन सकता है कि अपघटक क्या होते हैं, किन्हें कहते हैं। तो आप क्या बताएंगे बेटा, पादपों और जीव जंतुओं की अवशेष को या फिर कह सकते हो शरीर को सूक्ष्म रूप में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को, या ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव को अपघटक कहते हैं। इस प्रकार के सूक्ष्म जीव वन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ह्यूमस की उपस्थिति में यह सुनिश्चित करती है, ह्यूमस की उपस्थिति यह सुनिश्चित करती है कि मृत पादपों और जंतुओं के पोषक तत्व मृदा में निर्मुक्त होते रहते हैं, मिलते रहते हैं। वहां से ये पोषक तत्व पुनः सजीव पादपों के मूलों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। मूलों मतलब जड़ों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर जीवाणु और कवक इसके दो उदाहरण है बेटा। ठीक है, चलिए आगे कह रहा है प्रश्न संख्या 4 में, वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बीच संतुलन को बनाए रखने में वनों की भूमिका को समझाइए। यानी हमें यह समझाना है बेटा कि वायुमंडल में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं उसमें वनों का क्या काम होता है, यानी उसका जो संतुलन होता है उसमें वन क्या भूमिका निभाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं बेटा, प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उससे अपनी ऊर्जा बनाते हैं और साथ ही ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। वही ऑक्सीजन हमारे श्वसन के लिए बहुत जरूरी है। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो वो प्रकाश संश्लेषण नहीं दिखाएंगे, ऑक्सीजन निर्मुक्त नहीं करेंगे और हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगा, हाँ फिर तो हम भी मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत अच्छे कार्य करते हैं। अब यहाँ पर उत्तर में मैंने लिखा है, पादप प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम द्वारा ऑक्सीजन को निर्मुक्त करते हैं। जो लाइन मैंने अभी बोली ना वही लिखा हुआ है यहाँ पर। इस प्रकार पादप जंतुओं के श्वसन के लिए ऑक्सीजन उपलब्ध कराने में सहायक होते हैं। ठीक है, ये या वे वायुमंडल में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संतुलन को भी बनाए रखते हैं। इसीलिए वनों को हरे फेफड़े भी कहा जाता है। अगर कोई आपसे पूछ ले हरे फेफड़े किन्हें कहा जाता है तो आप बोलेंगे वनों को हरे फेफड़े कहते हैं। क्यों कहा जाता है हरे फेफड़े, क्योंकि वन हरे भरे होते हैं और वो हमारे लिए ऑक्सीजन प्रदान करने का कार्य करते हैं। यानी अगर वन नहीं होंगे तो ऑक्सीजन नहीं होगा, ऑक्सीजन नहीं होगा तो बेटा हम सांस कैसे लेंगे, मतलब नुकसान हो जाएगा फिर हमारा। चलिए प्रश्न संख्या 5 की बात कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है, समझाइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता। आखिर ऐसा क्यों कहते हैं कि वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं है, जो भी सड़ गया गल गया सबका अपना महत्व है, सबका अपना कह सकते हो योगदान है। वन के अंदर एक अपना ही जीवन चक्र होता है। बड़े जीव छोटे जीव को खाते हैं, छोटे जीव सूक्ष्म जीवों को खाते हैं और फिर जब वो सूक्ष्म जीव मर जाते हैं, छोटे जीव मर जाते हैं तो उनको और अन्य सूक्ष्म जीव खा लेते हैं। और इतना ही नहीं, बड़े से बड़े जीव बेटा जैसे कि शेर वगैरह मर गए, अब उनके जो बचे हुए अवशेष है उनको कौन खाता है, सूक्ष्म जीव खाता है। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। इवन आपने खाना खाया वहां पर और एक रोटी का टुकड़ा गिर गया, वहां पर चींटियां खा लेंगी उन्हें। अगर वो बच गया तो वहां पर जो सूक्ष्म जीव है बेटा वो पनप उठेंगे और वो खा जाएंगे उन्हें। तो कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। चलिए यहां पर भी जानते हैं, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता क्योंकि सूक्ष्म जीव कचरे पर कार्य करते हैं और उन्हें ह्यूमस में परिवर्तित कर देते हैं। यह ह्यूमस सुनिश्चित करता है कि पोषक तत्व है वहां पर और वापस मिट्टी में उन्हें मिला देते हैं। कितना सरल सा उत्तर है ना, लिख लेना बेटा इसे।
चलिए प्रश्न संख्या अब हम 6 की बात करते हैं। ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते हैं। ऐसे उत्पाद बेटा जो वन से प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वो है बेटा दवाइयां, लकड़ी, कागज, तेल, गम। गम मतलब गोंद, है ना। चलिए अब आता है बेटा प्रश्न संख्या 7। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति मतलब जो यहाँ पर रिक्त स्थान दिए गए हैं उन्हें हमें भरना है, आसानी से भर लेंगे। कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्प पादप डैश में सहायता करते हैं। किस में सहायता करते हैं बेटा बताओ? कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पादप की डैश में सहायता करते हैं। हमने पढ़ा था ना, पुष्पीय पादप ऐसे पादप होते हैं बेटा जिनके अंदर दो हम कह सकते हो जननांग होते हैं, जिसे आप मादा और नर जननांग कहते हैं, जहां पर पराग कोश से पराग कण निकलकर मादा के जननांग तक जाता है ना, जिसे वर्तिकाग्र कहते हैं बेटा। अब वर्तिकाग्र तक जाता है, लेकिन वहां तक जाने की प्रक्रिया में हमने दो प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ा, स्वपरागण और परपरागण के बारे में पढ़ा था। स्वपरागण जो अपने ही पौधे के नर और मादा के बीच में परागकण जाए, और परपरागण पढ़ा था जिसमें एक परागकण एक पुरुष वाले हिस्से से निकलकर एक पौधे के दूसरे किसी पौधे के मादा वाले हिस्से तक पहुंचे, उसे परपरागण कहते हैं। और इस पूरी प्रक्रिया को बेटा परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? परागण। तो इसका उत्तर हो जाएगा परागण। इसके बाद है ख भाग। वन परिशुद्ध करते हैं डैश और डैश को। किस किस को बेटा? वन किस किस को साफ करते हैं बताओ? किस किस को साफ करते हैं? वन जल को साफ करते हैं, क्योंकि वन में अगर जो गंदा पानी भी होता है, पेड़ पौधे उसे भी अवशोषित करके उसको अच्छे पानी में बदल देते हैं। कैसे? उससे वो करते हैं जल के छोटे छोटे कण मुक्त करते हैं, और वो जो जल के छोटे छोटे कण होते हैं बेटा वो बादल बनाते हैं, फिर बारिश होती है, साफ पानी आ जाता है ना, फिल्टर सिस्टम। ऐसे बेटा ऑक्सीजन भी बनाते हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, अन्य गैसों को लेते हैं और ऑक्सीजन में उसे बदल देते हैं। हमारे काम का। तो वन से हमें फायदा ही फायदा है। बस पेड़ लगाओ और भूल जाओ, पेड़ लगाओ और भूल जाओ, सभी काम करके देते हैं वो। पर फिर भी किसी को उनके बारे में नहीं पड़ी है। काटे जाओ जंगल, काटे जाओ जंगल, एक समय आएगा जब हम नहीं रह पाएंगे, मजबूरी। शाक वन में डैश परत बनाते हैं सबसे, बताओ शाक वन में कौन से परत बनाते हैं? सबसे नीचे की परत बनाते हैं। वन में छायामान पत्तियां जंतुओं की लीद को समृद्ध करते हैं, मृदा को समृद्ध करते हैं। बताओ किसको समृद्ध करते हैं? मृदा को समृद्ध करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा प्रश्न संख्या 8 के बारे में। ज्यादा ही प्रश्न है क्या इसमें? कितने प्रश्न है? है तो सही थोड़े से प्रश्न 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 प्रश्न। चलो यहां पर ये चित्र वाला ये छोटा ही है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 8 के बारे में बात करते हैं बेटा। हमें अपने से दूर स्थित वनों से संबंधित परिस्थितियों और मुद्दों के विषय में चिंतित होने की आवश्यकता क्यों है? अब सवाल उठता है कि हमें अपने से दूर लिखा हुआ है यहाँ पर, इसका मतलब यह है कि वन हमारे आसपास में तो है नहीं। हम दिल्ली, महाराष्ट्र या किसी अन्य शहर में रहते हैं और वन हमसे बहुत दूर है, और उन वन क्षेत्र में तो हम जाते भी नहीं, पर उनकी हमें जरूरत है। यह हमें सीधे तौर पर नहीं, पर दिखता तो है कि जरूरत है। ये सारा जो पूरा का पूरा हमने पाठ पढ़ा, प्रश्न उत्तर पढ़े, क्या सीखा हमने कि कहीं ना कहीं वनों की हमें जरूरत है। अब सवाल उठता है कि क्यों जरूरत है, उनको हमें बताना है यहाँ पर। तो कहता है यदि वन नष्ट हो जाएंगे तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ेगा, पहला। दूसरा, यहाँ पर एरो लिखा हुआ है, अगली लाइन में लिखना बेटा, पेड़ों और पादपों की अनुपस्थिति में जीवों को खाद्य और आश्रय नहीं मिलेगा, तीसरा नुकसान। पेड़ों की अनुपस्थिति में मृदा जल को नहीं बांध पाती है, जिससे बाढ़ आ जाती है, चौथा नुकसान। हमारे जीवन और वातावरण के लिए वन उपरोपण घातक है, यानी वन अगर खत्म हो जाए तो घातक है। सोचिए वनों को संरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। तो चलिए सोचते हैं क्या उठा सकते हो। भैया वन लगाओ, पेड़ पौधों को कम काटो। नहीं वन लगा सकते हो तो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र में आसपास में पेड़ पौधे जरूर लगाओ। चलिए समझाइए कि वनों में विभिन्न प्रकार के जंतुओं और पादपों के होने की आवश्यकता क्यों है। क्योंकि सब एक दूसरे पर निर्भर है बेटा। खाली आप सोचो कि पेड़ पौधे ही अपने आप में रह जाएंगे, नहीं, जीव जंतु भी चाहिए, और जीव जंतु रह जाएंगे वो भी गलत है, क्योंकि उनको पेड़ पौधे भी चाहिए। तो सब आपस में एक दूसरे से संबंधित है, इसी को तो इकोसिस्टम कहते हैं, है ना। इसी को हम पूरा एक सिस्टम कहते हैं ना। तो वही है, पादपों की अधिक किस्मों की आश्रय पादपों की अधिक किस्मों को आश्रय देकर वन शाकाहारी जंतुओं को भोजन,
आवास के लिए अधिक अवसर प्रदान करते हैं। शाकाहारियों की अधिक संख्या का अर्थ है विभिन्न प्रकार के मांस भक्षियों के लिए भोजन की अधिक उपलब्धता। ये बात तो आपको भी पता है कि अगर मान लो मैं कहता हूं शेर जो है वो हिरन को खाता है, लेकिन हिरन बेचारा क्या खाता है? घास खाता है। तो सोचो कि घास ना हो, पेड़ पौधे ना हो, तो हिरन क्या खाएगा? क्या खाएगा? ठुल्लू? नहीं खाएगा ना। फिर इसका मतलब शेर को क्या मिलेगा? क्या शेर घास खाएगा? फिर नहीं, शेर को तो हिरन को ही खाना है, और हिरन है नहीं क्योंकि हिरन तो घास को खा नहीं रहा। घास खत्म हो गए तो हिरन खत्म, हिरन खत्म तो शेर खत्म। तो कहीं ना कहीं एक सिस्टम है बेटा, एक सिस्टम है जिसमें हर एक जीव एक दूसरे पर निर्भर है। जंतुओं की विविध किस्में वन में पुनर्जनन और वृद्धि में सहायक होती है। अपघटक वन में उगने वाले पादपों के लिए पोषक तत्वों की आपूर्ति बनाए रखते हैं, और साथ ही इस प्रकार से वन एक गतिक सजीव इकाई है जो जीवन और जीवन क्षमता से भरपूर है। यानी कि हमें वनों के बारे में सोचना चाहिए। हमें सोचना चाहिए कि किस तरीके से वन हमारे काम का है और किस तरीके से वन का हम ज्यादा से ज्यादा उपयोग कर सकते हैं और साथ ही उनको भी बचा सकते हैं। चलिए, चित्र दे रखा है हमें 17.15 में चित्रकार चित्र को नामांकित करना और तीरों को दिशा में दिखाना भूल गया, यानी उससे हो गई गलती। क्या क्या है? गलती हो गई उससे, वो समझ नहीं पाया। मेरे चित्र थोड़े अजीब से दिखेंगे, आप अपनी किताब में देख लेना बेटा, और बाकी उसकी जो नेमिंग है ना, नामांकन, वो मैंने किया हुआ है, वो आप देख लेना। तो भैया नामांकित कीजिए इसको। तो कहता है ये सारे नाम है, ये सारे नाम है। देखो चित्र वित्र नहीं देखा, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, ऑक्सीजन कहाँ है, ये सब नहीं दिख रहा। मृदा, अपघटन, मूल, भौमजल स्तर, ये सब है। ठीक है। अब उत्तर में देखो मैंने यहाँ पर दिया है आपको उत्तर, या आप भर लेंगे बेटा। ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ लिखा है मृदा। ठीक है, ये मृदा है। ये है आपका अपघटक, ये एक जंतु है जो हिरण दिखाया है मैंने। ये बेटा हमारा ऑक्सीजन है। ठीक है। ये वर्षा, ये बादल, वायुमंडल और कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारे हमारे जो हैं डिफरेंट डिफरेंट आप कह सकते हो रिक्वायर्ड चीजें हैं जो जरूरी है। अब लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आई थिंक ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है? कौन सा वन उत्पाद नहीं है? कौन सा वन उत्पाद नहीं है? क्या गोंद हमें वनों से नहीं मिलता? मिलता तो है। क्या प्लाईवुड हमें वनों से नहीं मिलता? मिलता तो है। क्या सील करने की लाख हमें वनों से नहीं मिलती? मिलती तो है। क्या नहीं मिलता? तो जी कैरोसिन नहीं मिलता, क्योंकि कैरोसिन के कोई पेड़ पौधे तो होते नहीं है, और ना ये पेड़ पौधों से मिलता है ना जीव जंतुओं से मिलता है, क्योंकि कैरोसिन तो कच्चे तेल से मिलता है, और कच्चा तेल तो हम जमीन से निकालते हैं, वो वनों से नहीं मिलता। तो इसका उत्तर हो जाएगा कैरोसिन। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न संख्या 12। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट बेटा गलत है वो आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट है वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगर वन नहीं होंगे तो मिट्टी को बांधने का कार्य कौन करेगा? और मिट्टी अगर बंधे नहीं होंगे तो ऑब्वियस सी बात है मृदा का जो है वो अपरदन हो जाएगा। अपरदन क्या होता है? ऊपर वाली परत का खराब हो जाना। तो मृदा अपरदन को बचाने का कार्य करते हैं वन। बिल्कुल सही बात है ये। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते, होते तो हैं। वन में एक दूसरे पर निर्भर होते तो हैं, है ना। तो अभी कह रहे क्या कि कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? होते तो हैं, पर ये बोल रहा है नहीं होते हैं। तो यही स्टेटमेंट गलत है, यही स्टेटमेंट, क्योंकि ये सही है, ये वाला गलत है। क्योंकि हमने पढ़ा कि कहीं ना कहीं पेड़ पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, और अगर वो एक दूसरे पर निर्भर है और यहां पर बोल रहा है कि निर्भर नहीं है, तो मतलब यही गलत है। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 13। सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बचने वाले एक उत्पाद का नाम है। बताइए, सूक्ष्म जीव जब पादपों और मृत पादपों पर जब क्रिया करते हैं तो उसमें उत्पाद क्या मिलता है? बताइए। क्या बालू मिलेगा? नहीं। क्या मशरूम मिलेगा? नहीं। क्या ह्यूमस मिलता है? हाँ, ये ह्यूमस ही है जो कहीं ना कहीं आप कह सकते हो मिट्टी में पोषक तत्व की मात्रा को बनाए रखता है। और फिर कास्ट मिलता है? नहीं। तो ये हमारा ह्यूमस होगा। तो बेटा हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर कवर हो जाते हैं। कुल हमारे पास 13 प्रश्न थे। उम्मीद है कि इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप याद कर लेंगे, लिख लेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर आपको चैनल काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं काम का लगता है तो बेशक डिसलाइक करो, लेकिन कमेंट करके जाना कि किस वजह से आपने डिसलाइक किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय। कमेंट क्लासेस पर आने के लिए थैंक यू सो मच।